बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज की इस वीडियो हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है वैसे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि अगर आने वाले एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग कहीं दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोग को नंबर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बनाएंगे। और अति लघुत्तरीय में पहला आपका प्रश्न दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकसांतर क्या होगा। यानी फोकसांतर का अर्थ होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और जिसका मान यहाँ पर दिया आर का मान यहाँ पर दिया आपका 20 सेंटीमीटर। आर का मान आपका दिया 20 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 20 के पहले कोई सिंबल नहीं देता, प्लस छिपा रहता है। यानी ये जो दर्पण अगर है तो ये दर्पण आपका दिया उत्तल दर्पण, और आर का मान 20 सेंटीमीटर और एफ का मान निकल रहा है बराबर आपको 8। एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटे में 2। तो अगर लिखे यहाँ पर तो आ जाएगा 20 बटे में 2 और 2 से 10 कट जाएगा, यानी एफ का मान आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकसांतर का मान आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। इस टाइप का न्यूमेरिकल का भी प्रश्न पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा आराम से, बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस अंतर में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी मतलब आपका क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर बटे में 2। एफ बराबर होता है आर बटे में 2। और ना तो मान लीजिए रिलेशन निकालेंगे तो एक ये हो सकता है आर बराबर होगा 2f, और इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहता है और जो तैयार रहता है उसी को आंसर कर देंगे। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध भी हो सकता है और ये भी संबंध हो सकता है। यानी एफ बराबर आर बटे में 2 या आर बराबर में 2 गुना फोकस दूरी भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे, और इसको हम लोग क्लास में किए थे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसमें कोई भी अगर अंतर देता है चाहे कोई भी उपयोग लिखना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिखिएगा कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। यानी कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित 3 उपयोग हम लोग लिख सकते हैं, और उसके बाद 3 का आपका उपयोग होता है। पहला आपका होता है वाहनों के हेडलाइट में होता है, और इसको सौर भट्टियों में भी किया जाता है, रोगियों के आंख नाक कान आदि के चेक करने में भी किया जाता है। तो इन तीनों गुणों को हम लोग उपयोगों को लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका उत्तर अगर हम लोग लिखेंगे वैसे लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित 3 उपयोग है। निम्नलिखित 3 उपयोग है। यानी अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहला हम लोग लिखेंगे वाहनों के हेडलाइट में। वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में हो जाएगा। दूसरा का आपका हो जाएगा रोगियों के आंख नाक कान गला आदि जांच करने और तीसरा का आपका हो जाएगा हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में, यानी पहला होता है वाहनों के हेडलाइट में, दूसरा होता है रोगियों के आंख नाक कान गला आदि जांच करने में, और तीसरा का आपका हो जाएगा हजामती दर्पण के रूप में। यानी कि जो दाढ़ी बनाया जाता है इसी दर्पण से बने, तो इसको ऐसे लिखते हैं दाढ़ी बनाने वाले ऐनक के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को भी देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन जो आपका परीक्षा पूछा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। तो लिखेंगे हम लोग नीचे कि उत्तल दर्पण के निम्नलिखित 2 उपयोग है। निम्नलिखित 2 उपयोग है। निम्नलिखित उपयोग ऐसे लिखते हैं। उत्तल दर्पण के 2 निम्नलिखित उपयोग है। आपका पहला हो जाएगा
कि गाड़ियों जो होती है उसके साइड में यानी कि बगल वाले जो शीशा लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साइड में, उसी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे पहला वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, यानी वाहन जो होती है उसके साइड में जो लगा रहता है उसके साइड में बोलते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। और दूसरा आपका हो जाएगा कि जैसे देखे होंगे आप लोग सड़कों के किनारे जो लगी रहती है लाइट, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे कि सड़कों के किनारे लगी, सड़कों के किनारे लगे लाइटों में ऐसी को हम लोग बोलते हैं, लाइटों को कभी कभी देता है ट्यूब लाइट, चाहे सर्च लाइटों में देता है, यानी सड़कों के किनारे जो लाइट लगा रहता है उसी में प्रयोग करते हैं हम लोग इसका। और साथ ही में इसका उपयोग एक गलियों में भी लगा रहता है जो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है इसको हम लोग आज लिखेंगे। तो लिखेंगे इसके सबसे पहले उत्तर हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग पीछे पॉइंट बताएं कि कोई भी अंतर दे चाहे कोई उपयोग दे तो उसमें पहले निम्नलिखित लिखेंगे पहले। तो लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और एक तरफ लिख लेते हैं उत्तल दर्पण, और दोनों में अंतर हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं। इसका मान लीजिए पहला अंतर हम लोग अगर लिखते हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अवतल दर्पण जो होता है इसका चित्र ऐसे होता है, यानी कि जो ये भाग है अवतल दर्पण धंसी हुई होती है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसी हुई होती है, यानी जो अवतल दर्पण आपका होता है वो अंदर की तरफ से धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर उभरा हुआ होता है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। यानी आप दूसरा का अगर इसका अंतर देखें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और प्रत्यक्ष त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। तो आप लिखेंगे इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी का मालूम है एफ से हम डिनोट करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। और इसमें अंतर अगर लिखेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा कि दोनों ऋणात्मक अगर ये होगा तो ये आपका प्लस हो गया, यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है आप लोग। तो इसका लिखेंगे इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यानी कि दो अंतर आपका अगर इसका तीसरा अगर अंतर देखेंगे तो तीसरा अंतर आपको यहाँ पर यह मिलेगा
कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर लिखेंगे इसमें तीसरा अंतर, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें केवल काल्पनिक बनेगा और इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। ये तीन आपका अंतर, और तीनों अंतर बहुत ही इजी है। एक परिभाषा एक निकल गया और दूसरा आपका फोकस दोनों ऋणात्मक होगी यानी माइनस होगा, और इसमें पॉजिटिव होगा, और इसके वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा अवतल में, लेकिन इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से एक अंतर यहाँ से और लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, यानी कि सीधा ही बनेगा और छोटा ही बनेगा, लेकिन इसमें केवल और केवल यहाँ पर बनेगा सीधा बनेगा। काल्पनिक उत्तल दर्पण कैसा बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो इसमें ये भी अंतर लिख सकते हैं आप लोग। तो इसमें तीन अंतर आप लोग यहाँ पर मिनिमम लिख सकते हैं। परीक्षा अगर आपका परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछेगा तो इसका कम से कम 3 इसका अंतर लिखेगा, ताकि आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा और आपका 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन और 5 दिया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अभिसारी दर्पण के मतलब कि अगर जितना भी मतलब किरण है सब, मतलब जितना आपका प्रकाश की किरण है सभी किसी बिंदु पर आकर मिलेगी। मतलब 5वां क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अभिसारी का अर्थ होता है कि मतलब जितनी प्रकाश किरण है उसको एक बिंदु पर अगर लाकर मिला देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। किरण पुंज आप लोग देखे होंगे, तो इसको लिखेंगे अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना होगा तो लिखेंगे अवतल दर्पण का कार्य उससे होकर जाने वाली प्रकाश के किरणों को अभिसारित करना है, अर्थात यानी कि अभिसारी जो होता है किसी एक बिंदु पर सही प्रकाश की किरण मिलेगी उसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। तो इसमें लिखें अर्थात प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, यानी कि यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। उत्तल मतलब जितने प्रकाश किरण, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश किरण को जा रहा है, जितना भी प्रकाश किरण सभी किसी एक बिंदु पर यहाँ पर आकर मिल रही है, और इसी किरण को मतलब जहां मिले उसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। यही आपका इसमें बोल रहे हैं कि
प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, मतलब जितनी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलेगी और अवतल दर्पण देता है उसमें सभी किरण जो होती है किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण हो गया सपोज, तो देखिए यहाँ पर सभी प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिल गई, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी, और इसीलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोला जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग जो मतलब जो गाड़ियां होती है उसके साइड में एक छोटा सा शीशा लगा होता है उसके उसमें क्यों किया जाता है। तो जो आप लोग अगर उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग हम लोग इसमें किया जाता है, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा सीधा और छोटा, ऐसे लिखिए सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है वास्तविक अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनाता है, और साथ में अगर आप लोग गाड़ी के अगर शीशे में तो आप लोग बहुत दूर तक मतलब वस्तुओं को दिखाई देता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें आगे इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत, अच्छा इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में बड़ा होता है, विस्तृत होता है। यही कारण है कि हम लोग का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। इसमें लिख देंगे यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि उत्तल दर्पण के ऊपर हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और क्यों करते हैं तो आप लोग यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, वस्तु के पीछे सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं। जरूर नहीं कि जैसे हम आंसर लिख रहे हैं आप लोग वैसे आंसर लिखिए। अगर आप लोग कोई अलग तरीके से अगर आ रहे हैं आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको पहले ही बोला होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप लोग को बस कंसेप्ट को समझना है और उत्तर को खुद से लिखना सीखने का मतलब इसका कैसे उत्तर लिखने की मतलब बढ़िया रहेगा, और आप लोग बढ़िया से उत्तर लिखेंगे ताकि उसको मतलब जो आपका कॉपी चेक करे उसको न लगे कि ना लड़का मतलब कुछ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, ताकि आप लोग का नंबर फुल नंबर दे सके। तो वीडियो में अगर कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो आप लोग इस चैनल के मतलब कमेंट कर दीजिएगा इस चैनल पर, हम लोग उस टॉपिक को मतलब वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत है तो कहीं भी आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमको मतलब लगे कि ना मेरा वीडियो मतलब कुछ खराब है तो उसका मतलब आप लोग सुधार कर सके हम लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अगला चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इससे मतलब जितना भी क्वेश्चन आपका परीक्षा पूछा हुआ है उस सभी प्रश्नों को मतलब आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और कुछ प्रश्नों को समझ बना भी दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पहला चैप्टर फिजिक्स का पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है तो फिर से हम बोल रहे हैं, आप लोग कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।